तो आज जो करंट अफेयर है ये लास्ट ईयर यूपीएससी के पेपर में एक बार आ भी चुका है। ठीक है, लास्ट ईयर पेपर से पहले जो शाहरुख खान का बेटा है, क्या नाम है उसका, आर्यन खान, वो जेल में गया था। तो तब देखो दो टर्मिनोलॉजी जिनका यूज हुआ था वो पेपर में, न्यूज़पेपर में काफी आई थी और वो करंट अफेयर भी बनी इसलिए। और लास्ट ईयर ये पेपर फिर से रहा है तो अब फिर से न्यूज इसके बारे आई हुई थी तो इस कारण मेंशन कर रहे हैं। तो आज के करंट अफेयर्स 25 फरवरी 2022 के सबसे पहला करंट अफेयर है जुडिशियल कस्टडी एंड पुलिस कस्टडी का। देखो कभी भी आप ये टर्मिनोलॉजी सुनते हो कि पुलिस कस्टडी में है कोई पर्सन या जुडिशियल कस्टडी में, इसमें फर्क क्या है? इसमें फर्क ये है कि जब कोई पर्सन पुलिस कस्टडी में रखा जाता है ना, पुलिस कस्टडी में उसका मतलब होता है कि वो पुलिस की अपनी जुरिस्डिक्शन के अंडर है। ठीक है, वो पुलिस की प्रोटेक्शन के अंडर है, पुलिस ही उसके सारी टेक केयरिंग कर रही है, उसके पेपर वर्क हर चीज उसके पुलिस के अंडर ही है और किसी को रिपोर्ट नहीं करना पुलिस ने अपने पास ही रखना। दूसरा, इस टाइम पे वो हमेशा पुलिस स्टेशन में लॉक होते हैं, जेल में नहीं। जुडिशियल कस्टडी क्या होती है, जो अब कोई पर्सन कोर्ट में पेश हो गया, कोर्ट में पेश होने के बाद जो लॉयर होता है ना, वो अक्सर डिमांड करता है कि जुडिशियल कस्टडी दे दी जाए, क्योंकि पुलिस कस्टडी के अंदर ना पेपर वर्क हो या ना हो, कई बार क्या होता है पुलिस ब्रुटैलिटी पुलिस स्टेशन में ज्यादा होती है। पर जैसी जुडिशियल कस्टडी आती है ना, जुडिशियल कस्टडी में सबसे पहले मेडिकल करवाया जाता है। मेडिकल में अब कोई भी चोट है या नहीं है वो बॉडी पे सब पहले रिकॉर्ड हो जाएगी, तो उसके बाद अगर पुलिस कोई भी ब्रुटैलिटी दिखाएगी तो वो अपने आप दिख जाएगा। ठीक है, जुडिशियल कस्टडी का मतलब ही ये होता है कि आपका जो पर्सन है वो मैजिस्ट्रेट, चलो नीचे लिखा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो आपका जज है, जो मैजिस्ट्रेट है, उसकी प्रोटेक्शन में आ गया। अब उस क्रिमिनल के साथ, मतलब अभी क्रिमिनल बना नहीं, अभी एक्यूज्ड है, ठीक है, तभी कस्टडी चल रही है, अभी अरेस्ट नहीं हुआ। देखो फर्क होता है अरेस्ट और कस्टडी में। कस्टडी का अपने आप में मतलब ये होता है कि उस पर्सन को अभी अपने कंट्रोल में रखा हुआ है। अरेस्ट तब होते हैं जब पर्सन कोई गिल्टी प्रूव हो जाता है, तब उसे अरेस्ट करने के ऑर्डर दे दिए जाते हैं। ठीक है, अरेस्ट हमेशा फोर्सफुल होता है, कस्टडी का मतलब होता है उसे बस अपनी गार्डियनशिप पर रख लिया गया है। ठीक है, या तो पुलिस की होगी तो पुलिस कस्टडी बोल दिया जाएगा, अगर मैजिस्ट्रेट की आ गई यानी कि कोर्ट की कस्टडी आ गई है तो वो जुडिशियल कस्टडी होगी। ठीक है, इन दोनों वर्ड्स में यही सबसे बड़ा फर्क होता है। क्लियर है? ठीक है, ये दोनों वर्ड यहाँ पे समझाए हुए हैं और किस तरीके से काम करता है सारे के सारे। ठीक है, कंसर्न मैजिस्ट्रेट की हमेशा कस्टडी में होगा। हाँ जी निधि, जब पहले किसी पर्सन को जैसे उठाया जाता है तो पहले तो पुलिस कस्टडी होती है। होता क्या है, पुलिस कस्टडी के बाद एक वैसे भी कानून है कि आपको 24 घंटे के अंदर अंदर ना उस पर्सन को कोर्ट में पेश करना होता है, विद इन 24 आवर्स। तो 24 घंटे के अंदर अंदर वो कोर्ट में पेश हो गया, उसके बाद अब कोर्ट की मर्जी है वो उस पर्सन को पुलिस कस्टडी में रखेगी या जुडिशियल कस्टडी में ले आएगी। अगर पुलिस ने ये डिमांड किया कि प्लीज इसे अभी भी हमारी कस्टडी में रहने दो, तो शायद कोर्ट ये भी अलाउ कर दे कि इसे अभी भी पुलिस कस्टडी में रहने दो और इस तरीके को दोबारा पेश करो। अगर ये बोल दिया गया कि नहीं ये जुडिशियल कस्टडी में लाया जाता है तो कस्टडी बस अब मजिस्ट्रेट के अंडर आ जाएगी, मजिस्ट्रेट ऑर्डर आ गया तो उसे जेल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। देखो ये सारे के सारे एक तरह से पेपर वर्क हैं और ये सब कुछ जुड़ा हुआ है। जैसे एक इंडिया में और रिसेंटली इश्यू हाईलाइट हुआ है हमारे जेल रिफॉर्म्स के साथ, वो ये है कि मतलब ये तो चलो ये रिफॉर्म्स की इन्हें कोई जरूरत नहीं, ये तो ठीक है। वैसे एक और चीज हाईलाइट कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम पहले करंट अफेयर में था आपकी ना बेल के रिगार्डिंग। बेल पता है ना क्या होती है? बेल पे कोई बंदा बाहर है, बेल का मतलब है कि टेम्पररी तौर पे उसे रिलीफ मिल गया। हाँ जी निधि, रहेगा जेल में। मतलब देखो फर्क ये होता है कि पुलिस स्टेशन के अंदर की जेल में, पुलिस कस्टडी में पुलिस स्टेशन के अंदर की जो सेल होते हैं उनके अंदर होता है, और जुडिशियल कस्टडी में जो जेल होती है उसके अंदर जाता है। ठीक है, यहाँ पे जेल के अंदर भेज दिया जाता है। तभी जेल के अंदर भेजने से पहले हमेशा मेडिकल होता है, वही यहाँ पे होता है।
ठीक है। अब जो मैं आपको रिफॉर्म्स के बारे में बता रहा था, देखो बेल के साथ ना एक बहुत बड़ा इश्यू है जो रिसेंटली हाईलाइट हुआ है। कोर्ट ने ये कई बार स्पेसिफाई किया है कि एक बार अगर हम ऑर्डर दे देते हैं कि इस बंदे को बेल दे दी जाए, तो उसे बेल इंस्टेंटली दे देनी चाहिए। पर होता क्या है कि आपके जेल के अंदर ना कई बार क्या होता है कि लेट्स सपोज आज बंदे को कह दिया, आज 25 फरवरी है, आज कोर्ट का ऑर्डर आया किसी बंदे के लिए XYZ के लिए, इस पर्सन को बेल दे दी जाए। जरूरी नहीं है उसे 25 को ही बेल मिलेगी। वो जेल्स आपकी वेट करते हैं कि अभी हमारा पेपर वर्क पूरा नहीं हुआ और अभी हमें कोर्ट की तरफ से रिटर्न ऑर्डर नहीं आया है। जब तक कहते हैं कि हमें रिटर्न ऑर्डर नहीं आएगा, ठीक है, मतलब रिटर्न ऑर्डर से आने से पहले भी क्या होता है कि पहले कोर्ट को अपनी फाइल तैयार करनी पड़ती है, कोर्ट के अंदर फाइल तैयार होगी, फिर रिटर्न ऑर्डर आएगा, रिटर्न ऑर्डर फिर जेल तक पहुंचेगा, फिर जेल अपना पेपर वर्क करेगा, फिर जाके उसे बेल मिलेगी। कई बार क्या होता है कि बेल मिलने के हफ्ते 2 हफ्ते तक भी बंदा वो बाहर नहीं आता होता क्योंकि पेपर वर्क ही नहीं आया होता। तो ये चीजें अभी रिसेंटली काफी ज्यादा ये इससे सफर सबसे ज्यादा कौन करते हैं? जो गरीब होते हैं, ठीक है। अमीरों के तो जो वकील होते हैं वो तो भाग भाग के खुद भी पेपर वर्क तैयार करवा देते हैं, ठीक है। पर जो गरीब है, गरीब पर्सन, जैसे ना अभी एक रिसेंटली केस हाईलाइट हुआ था, एक पर्सन एक्यूज है, मतलब एक पर्सन अभी तक उसमें एक्यूज है, अभी तक प्रूफ तक नहीं हुआ उसका क्राइम, कि वो सब्जी की रेडी लगाता था। उसकी सब्जी की रेडी के पास जो कार खड़ी थी वहां से कोई वॉलेट गायब हो गया उस गाड़ी से। उस ओनर ने इल्जाम लगाया सब्जी वाले ने निकाला होगा क्योंकि मेरा शीशा खुला पड़ा था। पुलिस उठा के उस सब्जी वाले को ले गई। वो पिछले 7 साल से जेल में है, अभी उसका केस चल रहा है। तो सजा से ज्यादा तो वो अभी, मतलब इतनी तो पर्स चोरी करने की सजा नहीं है जितना वो जेल में टाइम बिता चुका है। अभी भी उसने जब बेल उसके वकील ने अप्लाई करवाई, बेल के लिए भी 2 हफ्ते वेट करनी पड़ी कि वो बाहर जा सके। तो हमारे जुडिशरी में छोटी छोटी कमियां अभी भी बहुत सारी हैं जिसके कारण अमीरों से ज्यादा गरीबों को सफर करना पड़ता है। तो वही चीजें ऐसे इश्यूज हाईलाइट करते हैं। क्लियर है? कोई भी डाउट? नेक्स्ट एक नेवी के प्लेन के बारे, बोइंग P8 पॉइजन। P8 पॉइजन जो आपका प्लेन है, या इसे शॉर्ट में P8I कह देते हैं, ये एक लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है, ठीक है। ये आपकी नेवी के पास, ज्यादातर दुनिया की सारी नेवीज के पास, जिन्होंने भी खरीदा नेवीज के पास है। इसका काम क्या है कि जैसे इंडिया के अगर तुम कोस्ट लाइन देखो, इंडिया के दूर दूर तक, इंडियन ओशन तक अगर हम पेट्रोलिंग करना चाहते हैं, या तो हम शिप्स भेजें, ठीक है, शिप्स ट्रैवलिंग में थोड़ी स्लो है, सर्वे करने के लिए और लगातार मॉनिटरिंग करने के लिए ज्यादा बेटर चीज है कि एयरक्राफ्ट उड़ाए जाए, ताकि इतना एरिया सर्वे हो गया फिर कोई और एरिया, तो लगातार ऐसे सर्वे करने ज्यादा जरूरी होते हैं कि एरियल सर्वे भी करते रहे और नीचे शिप्स तो सर्वे कर ही रही हैं, तो दोनों तरीके से हमारी कवरेज बनी रहती है। तो उसके चलते हुए इंडिया का ये 12th एयरक्राफ्ट डिलीवर हुआ है अब, ठीक है। कल ये 12th एयरक्राफ्ट इंडिया के पास आ गया है। इंडिया ने ऑर्डर प्लेस किए हुए हैं, 18 या 20 का ऑर्डर प्लेस किया हुआ है और ये 12th आ चुका है। तो ऐसे हम ये एयरक्राफ्ट क्यों खरीद रहे हैं? देखो पॉइजन ना दुनिया में एक चीज के लिए मशहूर है, एक तो ये लॉन्ग रेंज मैरीटाइम, क्योंकि ये अपने फ्यूल में बहुत दूर दूर तक ट्रैवल कर सकता है। दूसरे इसके अंदर कैपेबिलिटीज हैं कि इसके अंदर जो सोनार भी प्लेस्ड है, रडार भी प्लेस्ड है, तो ये डिटेक्शन बहुत अच्छी कर सकता है, जिसके थ्रू ये सबमरीन वॉरफेयर में भी बहुत अच्छा काम आ सकता है। ये अपने साथ बॉम्ब्स भी कैरी कर सकता है। तो अगर लेट्स सपोज कभी लड़ाई का सरकमस्टांस आए तो ये समुंदर की तरफ दूर दूर तक सर्च और हंट के ऑपरेशन कर सकता है कि सबमरीन्स ढूंढ ढूंढ के उन्हें हवा से किल एंड ऑपरेट के मतलब ऑपरेशंस कर सकता है, ठीक है। तो बॉम्ब्स भी कैरी हो सकते हैं अभी के लिए, पर हम इसे एज अ सर्वे के लिए यूज कर रहे हैं क्योंकि अभी हम किसी के साथ वॉर में नहीं है, ठीक है। तो इस कारण ये एयरक्राफ्ट फ्यूचर को देखते हुए खरीदे जा रहे हैं क्योंकि बहुत ही इफेक्टिव एयरक्राफ्ट दुनिया में माने जाते हैं, ठीक है। इस एयरक्राफ्ट के अंदर टॉर्पीडो भी होती हैं, हार्पून एंटी शिप मिसाइल्स भी होती हैं और भी बहुत सारी मिसाइल्स डाली जा सकती हैं जिसके थ्रू ये सब कुछ कर सकता है, ठीक है।
दुनिया में इस एयरक्राफ्ट को यूएसए भी ऑपरेट करती है, नेवी, इंडिया की नेवी भी ऑपरेट करती है, ऑस्ट्रेलिया भी ऑपरेट करता है, यूके भी ऑपरेट करता है, नॉर्वे भी ऑपरेट करता है, न्यूजीलैंड, कोरिया और जर्मनी। ठीक है, तो बहुत सारे देश हैं जो इसे ऑपरेट करते हैं और बहुत ही कामयाब प्लेन माना जाता है इसे। ठीक है, देखो ऐसे प्लेन्स की सिर्फ हमेशा फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं चाहिए होते एक फोर्स को, और भी बहुत सारे चाहिए होते हैं। जैसे कि आपने ये रेस्क्यू के, ये अफगानिस्तान रेस्क्यू के टाइम खासकर हाईलाइट हुआ था, आपके वो जो एयरक्राफ्ट के कैरियर्स हैं, एयरफोर्स के जो कैरियर प्लेन्स हैं, क्या नाम, C-8। कई बार अगर जैसे चंडीगढ़ के आसमान में तो आपको दिख ही सकते हैं, क्योंकि यहाँ से टेक ऑफ करते हैं लद्दाख के लिए। बहुत ही बड़े साइज के एयरक्राफ्ट्स हैं C-8, तो एक्चुअली बहुत ही ह्यूज दिखता है आसमान के अंदर ही। वो क्या है, बहुत ही बड़ा कैरियर प्लेन्स है, अमेरिकन एयरफोर्स यूज करते हैं ये उन्हें। उसके सिवा सिर्फ UAE और इंडिया ने खरीदे हैं वो प्लेन्स। ठीक है, पर इंडिया के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। जैसे लद्दाख तक जो सप्लाइयां जाती हैं वो यहीं से उनके थ्रू जाती है। वो पूरा प्लेन, वो प्लेन की इतनी कैपेबिलिटी है कि वो अपने अंदर टैंक तक कैरी करके लेके जा सकते हैं। तो इतने हैवी लिफ्टिंग एयरक्राफ्ट्स है वो। तो बहुत ही जल्दी कोई सामान कहीं पे पहुंचाना है, एयरफोर्स का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है। इस कारण ये अलग अलग टाइप के प्लेन्स खरीदे जाते हैं, डिपेंडिंग के ऑपरेशन हमें किस टाइप के कंडक्ट करने हैं। ठीक है, आपको डायरेक्ट पेपर में जो क्वेश्चन आ सकते हैं, देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है, P-8I जो एयरक्राफ्ट सुना जाता है वो किसके द्वारा यूज किया जाता है, या किन चीजों के लिए वो यूज किया जाता है? नेवी के लिए यूज किया जाता है, लॉन्ग रेंज मैरिटाइम पेट्रोल ऑपरेशंस के लिए यूज किया जाता है, पेट्रोलिंग के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो ऐसी चीजें आपको पेपर में आ सकती हैं। ठीक है, अगला करंट अफेयर आपके, कल रशिया ने फुल स्केल वॉर डिक्लेयर कर दी है यूक्रेन के ऊपर। रशिया ने जो अपना एक्सक्यूज दिया है, रशिया ने ये बोला कि हम वॉर डिक्लेयर कर रहे हैं सेल्फ डिफेंस में। देखो पहली बात तो उन्होंने ये चीज क्यों बोली कि हम सेल्फ डिफेंस में कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया में जो यूनाइटेड नेशन जब बना था ना, यूनाइटेड नेशन का एक स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट है जिसे UN चार्टर कहते हैं। ठीक है, जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है आपकी UNO, उसका एक UN चार्टर है जिसे तुम्हें साइन करना पड़ता है अगर तुमने इसे ज्वाइन करना है, UN को ज्वाइन करना है। उसके अंदर तुम्हारा एक प्रिंसिपल जो होल्ड होता है वो है प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरवेंशन। प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरवेंशन का यही मतलब था कि कोई भी देश दूसरे देश की टेरिटरी में कोई भी तरीके की दखल नहीं देगा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी तरीके की। ठीक है, डायरेक्टली मतलब अगर तुमने वॉर छेड़ दिया वो डायरेक्ट इंटरवेंशन है उस टेरिटरी में। इनडायरेक्ट का मतलब, लेट्स सपोज किसी कंट्री में कोई प्रोटेस्ट हो रहे हैं, मैं वहां पे प्रोटेस्टर्स को हथियार सप्लाई करने लग जाऊं, ठीक है, या उन्हें फंडिंग देने लग जाऊं, ऐसा कुछ भी नहीं करना। क्योंकि दुनिया में सारी लड़ाइयां इसी सिर पे तो है। अगर टेररिस्ट को कहीं से फंडिंग मिलती है, कहीं से वेपन मिलते हैं, तभी तो जाके वो टेररिज्म फैला पाते हैं, नहीं तो वो कहां से फैला पाते। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें यहीं पे घूम फिर के आती हैं। तो ओरिजिनली चार्टर ये कहता है, तो उससे ज्यादा अगली चीज इसी के अंडर ये चार्टर क्या कहता है कि हमें हमेशा रिफ्रेन करना है, अपने आप को कंट्रोल करना है कि हम कभी भी फोर्स ना यूज करें अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस किसी और की थ्रेटन करने के लिए। अगर किसी और की टेरिटरी या उनकी पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस ही थ्रेटन हो रही है तो आप गलत मूव ही कर रहे हो। ठीक है, अब ये जो रशिया का जो क्लॉज है सेल्फ डिफेंस वाला, ये उन्होंने क्यों बोला? देखो इस पूरे क्लॉज में सिर्फ एक जगह पे तुम्हें अग्रेशन दिखाना अलाउड है, वो है सेल्फ डिफेंस में। लेट्स सपोज तुम्हारे ऊपर हमला हो गया है, उसके रिस्पॉन्स में तुम भी दुश्मन की टेरिटरी में घुस गए हो। ठीक है, जैसे इंडिया में जब 1965 में इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई थी ना, पाकिस्तान ने एग्रेशन दिखाया था, पाकिस्तान ये पंजाब की टेरिटरी से अंदर घुस आया था और ऊपर से जम्मू कश्मीर की टेरिटरी से अंदर घुस आया था। पर 65 में क्योंकि जम्मू कश्मीर की साइड पे ना इंडिया की साइड बहुत प्रेशर क्रिएट हो रहा था, पाकिस्तान ने क्या किया, उस साइड पूरी तैयारी करके
जम्मू कश्मीर में तो फुल स्केल वॉर लॉन्च की थी, यहाँ पंजाब में तो सिर्फ टैंक बटालियंस भेजी थी, मतलब चलो वो भी खतरनाक चीज ही है, पर वहां पे फुल स्केल वॉर, आर्टिलरी, हर चीज यूज की थी उन्होंने। वहां पे इंडियन आर्मी बहुत ज्यादा प्रेशर में थी। यहां पे पाकिस्तान की टैंक बटालियन हार गई थी। हमने क्या किया, हमने यहां से अपनी आर्मी उनके टेरिटरी में घुसा दी, पर हमारे ऊपर अग्रेशन हुआ था, उसके बाद हमने रिस्पॉन्स दिखाया ना। हम पहले नहीं उनकी टेरिटरी में गए, वो हमारी टेरिटरी में पहले आए। ठीक है, ये चीज को पर प्रूफ करने के लिए कि तुम्हारे ऊपर जो खतरा है ना, इसके लिए यूएन एक प्रिंसिपल फॉलो करता है जिसे कहते हैं कैरोलिन टेस्ट। कैरोलिन टेस्ट क्या है कि देखो, सेल्फ डिफेंस तभी माना जाता है, ये देखो ये डायरेक्ट पेपर में आ सकता है कि कैरोलिन टेस्ट होता क्या है। कैरोलिन टेस्ट अपने आप में सेल्फ डिफेंस का सबसे मतलब ऑप्टिमल टेस्ट माना जाता है। ये कहता है कि आपका सेल्फ डिफेंस तभी माना जाएगा जब वो इंस्टेंट है, ओवरवेलमिंग है, और तुम्हारे पास कोई और चॉइस नहीं बची कुछ भी करने की। ठीक है, अब जब तुम्हारे ऊपर हमला हो ही गया, अब तो तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है, तुम्हें लड़ाई करनी है ना। यही तो है सेल्फ डिफेंस, कि तुमने अपनी सेल्फ डिफेंस में एक्शन लेने शुरू किए। तुमने पहले ये नहीं था, जैसे रशिया तो नवंबर से प्लान कर रहा है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 4 महीने इन्होंने तैयारी की, अब फुल स्केल वॉर लॉन्च कर दी। इसके अलावा जो अब रशिया ने वॉर लॉन्च की है, रशिया की इस टाइम हेल्प कर रहा है बेलारूस। जो यूक्रेन की कंट्री है, एक साइड पे रशिया पड़ता है और ऊपर बेलारूस है। बेलारूस में भी डिक्टेटरशिप ही है, जैसे रशिया में व्लादिमीर पुतिन भी एक तरह से डिक्टेटर ही है, तो ये दोनों साइड पे डिक्टेटर्स हैं। तो रशिया और बेलारूस ने अभी क्या किया था, कुछ टाइम पहले उन्होंने भी मिलिट्री ड्रिल्स अनाउंस कर दी थी कि रशिया यहाँ पे मिलिट्री ड्रिल्स करेगा। पर अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे भी अटैक होना इस साइड से भी शुरू हो गया है और इस साइड से भी हो गया, तो यूक्रेन हर तरफ से गिर गया है। ठीक है, ये इसके कारण बेलारूस भी गिल्टी है, क्योंकि अपनी टेरिटरी में किसी अगर तुम थर्ड पार्टी को अलाउ करते हो कि वो अटैक कर ले, मैं नहीं कर रहा हूं, किसी और को मैं पास करने दे दूं, वो भी गलत माना जाता है यूएन की उसमें। तो एक्चुअली जो ये रशिया का क्लेम है, इसी कारण पूरी दुनिया इसे बाय नहीं कर रही। रशिया ने ये बोला कि हम सेल्फ डिफेंस इसलिए हैं कि यूक्रेन आगे जाके ऐसा हो सकता है कि वेस्टर्न कंट्रीज, अमेरिका जैसे कंट्रीज से न्यूक्लियर वेपन हासिल कर ले और वो हमारे बॉर्डर पे आ जाएंगे। तो ये क्यों फॉल्सिफाई है, क्योंकि ना अभी न्यूक्लियर वेपन आए हैं, ना ऐसी कोई ट्रीटी हुई है, और न्यूक्लियर वेपन होने का मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये ना आपके इंटरनेशनल कुछ कोर्ट्स एग्जिस्ट करते हैं, इसने पहले भी इस लीगैलिटी ऑफ थ्रेट ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स के अंडर कोर्ट किया हुआ है कि सिर्फ न्यूक्लियर वेपन होने का मतलब ये नहीं है कि कोई खतरा है। जैसे इंडिया पाकिस्तान में भी है, अब हम पाकिस्तान पे हमला करते हैं क्योंकि उनके पास न्यूक्लियर वेपन है। ठीक है, कि हमला तो कभी भी हो सकता है, तो ये अपने आप में प्रिंसिपल गलत है ना। ऐसा तो फिर अमेरिका के ऊपर भी है, रशिया ने अमेरिका के ऊपर हमला क्यों नहीं किया? दूसरी साइड पे रशिया घूम के दूसरे अमेरिका भी बाउंड्री के पास ही आ जाता है, पूरी जो ग्लोबल दूसरी साइड पे घूम के देखोगे तो। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज, तो इस कारण ये सारे के सारे कि दुनिया के इंटरनेशनल लॉज कहते क्या है, उसके रिगार्डिंग ये सारा का सारा आज का आपका एडिटोरियल। उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है कैरोलिन टेस्ट, इस चीज को याद रखना। डायरेक्ट पेपर में ऐसी टर्मिनोलॉजी पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाती है कि कैरोलिन टेस्ट क्या है। ठीक है, तो इसे याद रखना। अगला करंट अफेयर है, मंडे को जो मीटिंग शुरू होनी है इंडस वाटर ट्रीटी की। देखो इंडस रिवर जो है, अगर पहले इंडस रिवर को मैं आपको दिखाऊं, इंडस की अपने आप में, इंडस अपने आप में 6 रिवर्स या इंडस की 6 ट्रिब्यूटरी 6 हिस्सों में हो जाती है। कौन सी हैं? बस सीधा बना देता हूं भी, आपस में जुड़ती हैं वो अलग चीज है। ठीक है, कौन सी है? ऊपर इंडस रहेगी, बस सबसे ऊपर इंडस बनानी थी, तो नीचे से रब कर देता हूँ, इंडस यहाँ पे बनाता हूँ, ये इंडस सबसे ऊपर बनानी थी। इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज।
ठीक है। अब जब देखो ओरिजिनली तो अनडिवाइडेड इंडिया 1947 तक तो हम सारा देश एक साथ ही रहे हैं। तो जब ब्रिटिश कंट्रोल कर रहे थे, ब्रिटिश ने ये रिवर्स के थ्रू बहुत सारे कैनाल्स, हर चीज पाकिस्तान के एरिया में, तो खासकर बहुत सारे कैनाल जो पाकिस्तान में एरिया चला गया है, ब्रिटिश ने वहां पे बहुत सारे कैनाल्स बनवाए थे। ये सारे कैनाल्स अल्टीमेटली फीड तो सतलुज सॉरी आपके इंडस के पानी के ऊपर ही फीड करते हैं। तो जब अब इंडिया डिवाइड हुआ और पाकिस्तान बना, एक इश्यू ये भी क्रिएट हुआ कि किस सेंस में हम ये सारा पानी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो समझौता हुआ था ना, इससे इंडस वाटर ट्रीटी से पहले भी एक समझौता हुआ था, 1948 में एक समझौता हुआ था कि इंडिया अलाउ करेगा पाकिस्तान के अंदर पानी जाना, पर इसके बदले पाकिस्तान एनुअल पेमेंट करेगा इस पूरे पानी की। ये सबसे पहला समझौता हुआ था। ठीक है, पर दोनों में कभी एग्रीमेंट नहीं हो पाया इस चीज को लेके कि एनुअल पेमेंट कितनी होगी, दोनों में हमेशा डिस्प्यूट रहा। फिर फाइनली जब आपके थोड़े से और साल बीतते, आपके 1960 में जाके ना आपके वर्ल्ड बैंक ने, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड बैंक, जो दुनिया में, वर्ल्ड बैंक का काम क्या है, वर्ल्ड बैंक आपकी दुनिया में प्रोजेक्ट्स को फंडिंग प्रोवाइड करता है, मतलब सरकारों को पैसे देता है कि वो आगे कुछ प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट कर पाए जो लोगों का भला कर सके और डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर सके। या तो फंडिंग एज अ ग्रांट दे देता है या लोन दे देता है। ग्रांट वर्ड का मतलब होता है कि तुम्हें वो कभी वापस से रिटर्न नहीं करने पैसे, वो तुम्हारे ही है। ठीक है, दूसरी साइड पे जब वर्ड यूज होता है लोन, लोन थोड़े बहुत इंटरेस्ट के साथ होता है। जब वर्ल्ड बैंक लोन देता है, वर्ल्ड बैंक 1 या 2% पे लोन देता है। ठीक है, छोटे से इंटरेस्ट रेट पे सरकारों को लोन मिल जाता है कि वो प्रोजेक्ट कर सके। 1960s आते आते आपके इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने वर्ल्ड बैंक के पास ना लोन अप्लाई किए हुए थे, ताकि वो इंडस की ट्रिब्यूटरीज जो भी उनके साइड पे आती हैं, वहां पे वो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स कर सके, डैम्स बनवा सके। अब अगर एक साइड पे वर्ल्ड बैंक लोन देता है, डिस्प्यूट और बढ़ जाना था। वर्ल्ड बैंक ने ये ऑफर किया कि मैं आप दोनों के बीच में एक समझौता करवा देता हूं इन रिवर्स को लेके। इंडिया पाकिस्तान को ज्वाइन करवाया और फाइनली एक जो ट्रीटी हुई, जो समझौता हुआ, उसे ही आज हम इंडस वाटर ट्रीटी कहते हैं। ठीक है, जैसे करवाया वर्ल्ड बैंक के थ्रू था इंडिया पाकिस्तान ने। इसी कारण आज भी अगर इंडस वाटर ट्रीटी के रिगार्डिंग कोई भी डिस्प्यूट होता है ना, डिस्प्यूट को अब किसी थर्ड पार्टी को डिस्प्यूट सुनना पड़ेगा इंडिया पाकिस्तान अगर नहीं सॉल्व कर पा रहे तो वर्ल्ड बैंक ही उन डिस्प्यूट्स को सुनता है। ठीक है, वो आज भी मीडिएशन जो सेंटर का रोल है वो वही प्ले करता है इसमें। ठीक है, इंडस वाटर ट्रीटी के चलते हुए अब क्या डिसाइड किया गया कि जो आपकी 3 वेस्टर्न रिवर्स हैं, जो 3 वेस्टर्न रिवर्स हैं, इन तीनों के ऊपर पाकिस्तान का कंट्रोल होगा। ठीक है, इसके पानी के ऊपर पाकिस्तान का कंट्रोल होगा। इंडिया इस पानी को फ्रीली पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर फ्लो होने देगा। वो सिर्फ इस टेरिटरी में, देखो अपर इंडिया के जम्मू कश्मीर के एरिया से भी तो निकलता है, फिर हम वहां पे पानी कैसे देंगे, लद्दाख के एरिया को पानी कैसे देंगे। ये इसमें अलाउ किया गया कि जितना वहां पे इरिगेशन इलेक्ट्रिसिटी के लिए पानी चाहिए, हम उतना पानी बस वहां पे निकाल सकते हैं। बाकी हम कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं करेंगे जिससे पानी रुके वहां पे, और सारा पानी हम पाकिस्तान में पास होने देंगे। ठीक है, दूसरी साइड पे अब जो बाकी 3 रिवर बची है, रावी, ब्यास और सतलुज, इनके ऊपर 100% कंट्रोल इंडिया का है। ये 3 ईस्टर्न रिवर्स हो गए। ठीक है, इनके ऊपर 100% कंट्रोल इंडिया का है। हमें इसमें से एक बूंद भी पाकिस्तान को देने की जरूरत नहीं है। तो जब अभी जैसे अब जब आपका उरी अटैक हुआ था, या अब आपके बहुत सारे जब पाकिस्तान की तरफ से आपके पठानकोट के ऊपर हुआ, तो कई बार ये इश्यू जरूर उठा है पॉलिटिक्स में कि हम पाकिस्तान का सारा पानी बंद कर दें। क्योंकि अगर पाकिस्तान की रिवर्स बंद हो जाती है ना, पाकिस्तान के अंदर लिटरली पाकिस्तान सारा का सारा रेगिस्तान बन जाएगा। ये लाइफलाइन है उसके पूरी की पूरी एग्रीकल्चर की। ठीक है, पर बात क्या है कि तुम ऊपर के 3 रिवर्स तो बंद कर दोगे, पर प्रॉब्लम क्या है कि अभी तक हम जो नीचे 3 रिवर्स हैं, इनका भी 100% पानी नहीं यूज कर पा रहे हैं। अभी भी पाकिस्तान के अंदर पानी जाता है इन तीनों में से।
तो पहले हम ये 3 तो बंद कर ले जिनके ऊपर 100% हमारा कंट्रोल है। ठीक है, हम कहते हैं कि पंजाब हरियाणा इनमें पानी की कमी होती जा रही है, तो हम इतना पानी तो पाकिस्तान को देते जा रहे हैं, तो यही रिवर्स को डाइवर्ट करके वापस लाने वाला है, वहीं पे सर्कुलेटिंग करने वाला है ना, कि हर जगह वाटर रिचार्ज कर सके, हर जगह पहुंचा सके। वो अभी तक हम कर नहीं पाए हैं। तो इसके अलावा पर ये नहीं है कि हम ऊपर वाले रिवर्स कुछ नहीं कर रहे। देखो ये जो अभी रिसेंट 28 को जो मीटिंग शुरू होने वाली है ना, वो एक चीज के लिए सिग्निफिकेंट है। इंडिया चेनाब झेलम जैसे रिवर्स के ऊपर ना बहुत सारे डैम्स बना रहा है। इंडिया कहता है कि ये जो डैम्स हैं इनका स्ट्रक्चर अपने आप में बिल्कुल इंडस ट्रीटी के मुताबिक है और कोई ऑब्जेक्शन होना नहीं चाहिए। पर पाकिस्तान की ये ऑब्जेक्शन है कि क्योंकि ये डैम्स बन रहे हैं, देखो बननी उनमें से बिजली है, पर वो बिजली बनाने के लिए पानी इकट्ठा करना पड़ता है, तो हम पानी रोक रहे हैं वहां पे। ठीक है, तो हमारी ये ऑब्जेक्शन की देखो इलेक्ट्रिसिटी के लिए तो ये चीज चाहिए, वो कहते हैं कि देखो इलेक्ट्रिसिटी वो फ्री फ्लोइंग वाली अलाउड थी, ये वाली अलाउड नहीं थी कि तुम पूरा पानी इकट्ठा करके रेजरवायर बना दो। तो हम इस चीज पे डिपेंडेंट है। देखो हम आगे फ्यूचर की भी सोच रहे हैं कि अगर कभी पाकिस्तान का पानी एक्चुअली बंद करना पड़े, हमारे पास जगहें तो हों जहां पे बंद कर सके। ऐसा थोड़ी आज मैंने सोचा कि पाकिस्तान का पानी बंद कर देना और एक्चुअली बंद कर देंगे, कोई टैब थोड़ी है ये। ठीक है, पहले टैब बनानी पड़ेगी ना, तो वही चीज एक तरह से इंडिया इंप्लीमेंट कर रहा है। इस टाइम 5-7 आपके डैम प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं आपके जम्मू कश्मीर में, जो जगह जगह बन रहे हैं। तो पाकिस्तान ने यही इशू उठाने हैं ये मीटिंग्स में, जब वो 28 को मिलेंगे। ठीक है, ये हर साल मीटिंग होती है 100 और एक साल में मल्टीपल टाइम्स भी हो सकती है। ठीक है, 117th मीटिंग है जब से इंडस ट्रीटी बनी है ये। ठीक है, तो ये इस तरीके से काम करती है। इसके अकॉर्डिंग ये सारी चीजें, 3 ईस्टर्न रिवर्स इंडिया को अनरिस्ट्रिक्टेड यूज है, और उधर वो अनरिस्ट्रिक्टेड यूज उनका, ठीक है, बस इंडिया के जो डोमेस्टिक नीड्स हैं उसके लिए अलाउड है। ठीक है, नॉन कंजम्पटिव, बस वो रोकना नहीं है। ठीक है, इस तरीके से क्लियर है। तो ये पूरी की पूरी ट्रीटी के एक एक जो पॉइंट है इन डिटेल यहाँ पे लिख दिया गया है। ठीक है, किन्होंने ट्रीटी साइन की थी इंडिया की तरफ से 1960 में? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और उनकी तरफ से उनके प्रेसिडेंट अयूब खान। इन दोनों ने, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि किन्होंने साइन की थी, तो ये छोटी छोटी डिटेल भी यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, क्लियर है। तो ये था आपके आज के करंट अफेयर्स।